तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल चाहो शुभ। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है। तो ऐसी वैकेंसी जिसका इंतजार आप लोगों को बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। तो भाई अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी एक परमानेंट वैकेंसी जिसका क्रेज आजकल आप लोगों के सर पे अच्छी तरीके से बोल रहा है, मतलब एकदम खतरनाक लेवल पे आप लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो, जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है, जो कि कल मैं आपको बता चुका हूँ। और काफ़ी बच्चों के वहाँ पे डाउट्स थे, तो आज मैं उन सारे डाउट्स को दूर कर देना चाहता हूँ। बच्चा पूछता है कि सर मैं अभी 21 का नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन 2 महीने बाद 21 का हो जाऊंगा, क्या मैं एलिजिबल हूँ? सर मैं थोड़ा सा कम हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? और सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, फेज 1 फेज 2 में क्या क्या आता है, कितने मार्क्स आते हैं? जबकि ये सारे बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में हैं। तो मैं इन सारे कंफ्यूजन्स को आपके बिल्कुल दूर कर दूंगा, एकदम आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एक बच्चा पूछता है कि सर ये बताओ हम तैयारी कैसे करें। एक नहीं, कल का अगर आप वीडियो देखेंगे कई सारे बच्चों ने पूछा कि सर तैयारी करनी हम क्या करें, कौन सा बैच अच्छा रहेगा, कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आप आईसीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेवी आईसीसी 2024, नेवी और आईसीसी बहुत हद तक सेम रहता है, ठीक है। आपको जो एग्जाम है आपको पता है ट्रेनिंग भी आपकी नेवी वालों के साथ ही होती है। तो नेवी और आईसीसी 2024 तक्षशिला 2.0 इसका रजिस्ट्रेशन आपकी जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है। ये बैच जो है आपका रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। 15 फैब से ये बैच आपका लाइव हो जाएगा। आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप देखिए। और तक्षशिला 2.0 जो बैच है वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बैच है, क्योंकि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, अर्थमेटिक, फिजिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। और प्लस आपकी जो प्रैक्टिस है वो क्या रहेगी, पोल के साथ रहेगी। तो अब देखो 2 बैच आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, जो कहते हैं सर हमें कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं करने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट करने होते हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस, जिनको सिर्फ कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों बैच आपके आ चुके हैं, आप जाके परचेस कर सकते हैं। काफी बच्चे होते हैं मैथ्स स्पेशल के कि सर हमको मैथ्स का ही लेना है, हमको क्या लेना है, मैथ्स ओनली लेना है, हम सिर्फ मैथ्स के लिए। तो मैंने हर बैच को बहुत अच्छे से रख दिया है वहां पे, तो आप जाके इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बताते हैं अब आपको पहले, ठीक है। अब हम जान लेते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में भैया, ठीक है। तो देखते हैं, तो जो आपकी वैकेंसी है सबको पता है कि जो आपके फॉर्म है भाई 13 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 27 फरवरी तक रहेंगे। पहली डेट होती है फॉर्म की, 13 फरवरी से 27 फरवरी तक बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। इस बार इन्होंने थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया है कि इस बार जीडी की वैकेंसी आई है, अभी तक डीबी की वैकेंसी नहीं आई है। डीबी की वैकेंसी कब तक आएगी अभी आपको पता चल जाएगा। डीबी की वैकेंसी कुछ दिन में ही अपडेट भी कर देंगे। दूसरी चीज, इस बार वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज भी कर दी है, आपको पता होना चाहिए। और भाई इस बार रीजन वाइज इन्होंने वैकेंसीज को अपडेट किया है, और जो वैकेंसीज है 260 है, 260 वैकेंसी आप लोगों के लिए यहां पे इस बार दी गई है, और रीजन वाइज वैकेंसी है, ठीक है। हर रीजन का बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। जैसे अभी तक क्या था, आप लोगों में से ही बच्चों को डिवाइड कर दिया था, लेकिन इस बार रीजन वाइज आपको दी गई हैं। इन्होंने भी चीजें सही करने के लिए जो आपका फॉर्म फिल करते हो ना उसमें चेंजमेंट किया है, उसमें उन्होंने लाइव कैप्चर किया है आपकी इमेज का। तो भाई एक चीज याद रखना, आपकी इमेज लाइव कैप्चर में होगी, और वो इमेज जो करंट है वैसी फोटो आपको लगानी है और वैसी फोटो आपको लेके जानी है। इस चीज को भी याद रखिएगा, एक तो लाइव इमेज भी जाएगी और एक फोटो भी जाएगी। तो जो फोटो है आप आज की डेट लगा रहे हैं तो वैसी स्लेट वाइज फोटो मत खिंचाना, ठीक है। आप आज की डेट की, जैसे क्योंकि उनको पता चलना ही चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम बचपन की फोटो लगा देते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो हम जवान बन के जाते हैं, तो ऐसे में वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई तुम के बचपन में क्या थे अब क्या हो, तो आपने फोटोज करंट की क्यों नहीं लगाई। तो इस चक्कर में उन्होंने भी लाइव इमेज का कर रखा है। दूसरी चीज, इस बार इन्होंने नॉर्मलाइजेशन कर लिया, ठीक है। अब जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन था, सर जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस बेस पे है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो अभी मैं उनको पूरा फंडा बताता हूं कि आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। काफी बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इस चीज को याद रखना, निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो है आपने अब यही बेस आता है कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, एकदम सही है उस हिसाब से। जैसे मान लो एक के 50 नंबर है, एक के 50 नंबर है, दूसरे के भी 50 नंबर है, तीनों के 50 है, लेकिन एक के 49 है।
समझना मेरी बात। अब जो तीनों के 50 थे, उन तीनों में किसी ने क्वेश्चन ज्यादा गलत कर दिए, 49 वालों का ऑन एवरेज उनसे अच्छा है, तो पहली प्रायोरिटी 49 वालों को दी जाएगी, उसके बाद फिर 50-50 वालों को दी जाएगी। और 50 में भी सबसे ऊपर कौन होगा? 50 में सबसे ऊपर वो होगा जिसने क्वेश्चंस कम गलत किए होंगे। तो याद रखना, यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली वे में नेगेटिव मार्किंग तो हटा दी डायरेक्टली वे में, लेकिन इनडायरेक्टली वे में आप मान के चलिए वही चीज है कि आप जितने क्वेश्चन गलत करते हैं उतने से आप नीचे से बम होते जाएंगे। ठीक है, आगे समझिए। इसका जो एग्जाम है वो 3 फेज में होता है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। स्टेज जो फर्स्ट है आपका, उसमें 2 एग्जाम होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जस्ट बा सेकंड। जो फर्स्ट एग्जाम है वो आपको 10th एग्जाम के बेस पे मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और जीके जीएस रीजनिंग आती है। ठीक है, उस बेस में आती है। स्टेज जो सेकंड है, देखो फर्स्ट में तो आपका 10th बेस का आता है तो इतना हार्ड नहीं आता, लेकिन जो सेकंड है उसमें 12th की मैथ्स और फिजिक्स पूछी जाती है, यानी टेक्निकल मैथ्स और टेक्निकल फिजिक्स आती है। तो इस चीज को थोड़ा सा भाई थोड़ा स्ट्रांगली रखना, नहीं तो आप लोग क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना भाई, कि आपकी जो टेक्निकल मैथ और टेक्निकल फिजिक्स है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है स्टेज सेकंड में ही लड़खड़ाते हैं और स्टेज सेकंड में ही उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको स्टेज सेकंड बहुत अच्छे से अपनी याद रखनी है, जब आप जो कट ऑफ बनती है स्टेज फर्स्ट और सेकंड को मिला के बनेगी। ठीक है, क्लियर। स्टेज बात आती है, अब बात आती है आपके सेकंड नंबर, यानी फेज सेकंड का। स्टेज सेकंड नहीं, फेज सेकंड। जब फेज सेकंड आता है तो फेज सेकंड उन्होंने कैसे बोला है, फेज सेकंड में अब वो आपका कौन सा टेस्ट कराएंगे, जो बच्चे पूछ रहे थे, देखो नॉर्मलाइजेशन ये दे रखा है, नॉर्मलाइजेशन मार्क इन्होंने दिया, नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑफ जीएथ कैंडिडेट इन शिफ्ट 1। समझना, जैसे हमारे पास कोई कैंडिडेट है, उसका शिफ्ट 1 में, सपोज दैट मयंक का शिफ्ट 1 में एक एग्जाम होता है। ठीक, एमटीजे क्या है, इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1 परसेंटाइल ऑफ द कैंडिडेट कंसीडर ऑल शिफ्ट। ठीक, अब मान लो जो एवरेज मार्क है वो कुछ और आता है आपका। ठीक है, एमक्यूजी क्या है, इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसीडर ऑल शिफ्ट। ये जो एमजीक्यू है भाई, बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन में ली है, ये अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से, यानी कि जो अब मैं तुमको सीधे सीधे बताऊं, है ना, ये मैथमेटिक्स तो तुमको समझ में नहीं आएगी क्योंकि स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, तो ये कहां से आएगा। सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा होता है कि शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ, किसी शिफ्ट का एग्जाम इजी हो गया, अब उस इजी का जो एवरेज मार्क्स था वो ज्यादा आ रहा है, और एक सपोज दैट फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आ गया हार्ड, तो उनके मार्क्स और इनके मार्क्स को कंपेयर करा के, ठीक है, देखा जाएगा किसके अगर कम भी होते हैं, कभी कभी आपने ऐसा देखा कि कम मार्क्स होने वाले के नंबर ज्यादा आ जाते हैं और जिसके ज्यादा है वो कम हो जाते हैं। तो इसी में नॉर्मलाइजेशन ही रोल होता है, इस नॉर्मलाइजेशन का। तो ये जो फंडा है ना, वो मैं बताऊं, ये देते तो हैं, किसी को समझ में नहीं आता। जैसे आपने क्रिकेट में डकवर्थ लुईस सुना है, आज तक किसी के समझ में नहीं आया है। इवन जो वहां पे कमेंटेटर भी होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाता है, गच्चा खा जाते हैं कि ये हुआ क्या है। ठीक है, तो ये जो रूल्स है ना, ये इनके बनाए हुए होते हैं, किसी को समझ में नहीं आता, कितना भी फंडा दे दे, कुछ भी दे दे। जैसे अभी आपने शायद आईपीएल हुआ था, उसमें क्या कहते हैं, डबल सुपर ओवर हुआ था। जब डबल सुपर ओवर में हुआ था तो वहां पे जब देखा होगा कि दोबारा से टीमें वही भेज दी गई, तो भाई कुछ भी रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दे देते हैं कि भाई इस फंडे से होगा ना, तुम आज ये देखने जाने हो ना हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन भाई अपने अकॉर्डिंग ये लगाएंगे, तो इसलिए बहुत कायदे से एक्यूरेसी के साथ आंसर करके आने हैं भैया। ऐसा नहीं कि अगर पेपर इजी आ रहा तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फोड़ने होंगे। ठीक, अब बात आती है सर इसमें कट ऑफ कैसे जाती है। इसकी जो कट ऑफ है ना बेटा, इसकी कट ऑफ आपकी पहली बात तो स्टेट वाइज नहीं होती, ओवरऑल कट ऑफ बनती। ओवरऑल कट ऑफ बनने के बाद आपकी जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाती है। कैसी हो जाती है, कैटेगरी वाइज, यानी कि जैसे सपोज दैट कोई SC/ST का बच्चा है, उसके नंबर कम है तो उसको पहली प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो इस चीज में कैटेगरी वाइज आपकी जो है वो डिवाइड हो जाती है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, और बाकी मैंने कल आपको वीडियो में सब बता ही दिया था। ठीक है, कि PFT वगैरह सब कुछ बता दिया था। कि अब बात आती है कि सर इसका एग्जाम कब होगा, तो मेरे भाई जो इसका एग्जाम है मैंने कल भी बताया था,
15 से लेके 25 अप्रैल के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। और तक्षशिला आपके लिए आ चुका है, इसका अनाउंसमेंट भी मैं आज रात तक कर दूंगा तक्षशिला का। तो जिसको तक्षशिला लेना है, जिसको इसकी प्रॉपर बेसिक से तैयारी करनी है, वो तक्षशिला पे जा सकता है। और अपने एयरफोर्स वाले अपने कोबरा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।